और विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया गया और जीएसटी के सुधारात्मक बिल भी आया, उसके लिए केंद्र की एक प्रस्ताव पारित किया गया, उसके ऊपर भी चर्चा सार्थक रही। विपक्ष हर कोने पर चित है। विपक्ष ना तो मुद्दों से अपना कोई मुद्दे उठा पा रहा है, ना विपक्ष किसी प्रकार के मुद्दों के साथ कोई सकारात्मक रूप दे पा रहा है। विपक्ष जो है वो मुद्दे वहीन है। ये क्या लगता है कि जो राज्यसभा चुनाव के लिए निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, क्या समीकरण? देखिए, वो आजाद जो उम्मीदवार हैं उन्होंने उतारे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो है वो संजय भाटिया जी है और 100% अपना एक तरफा जीता उनकी। निर्दलीय विधायक जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं उनकी तरफ से प्रत्याशी, देखिए वो सरकार को उनका समर्थन है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से उनकी एक अपनी इच्छा है कि भाई उच्च सदन में उनकी बात रखने के लिए भी कोई प्रतिनिधि रहे, तो उन्होंने अपना कैंडिडेट उतार दिया है। भाजपा विधायकों के पास भी अवसर रहेगा वोटिंग के लिए उनको? ये बात की बात है। अभी तक तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार संजय भाटिया जी है। तो बिल्कुल देखिए, विधायक जगमोहन आनंद थे जिन्होंने बताया है कि बजट पर सार्थक चर्चा हुई है और नई दिशा हरियाणा को ये बजट देकर जाएगा। साथ साथ राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी की एंट्री है उस पर भी उन्होंने अपनी राय प्रकट की है। अपने सहयोगी मनीष के साथ महेंद्र सिंह, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर अब राजनीति और गर्मा गई है। कारण ये कि निर्दलीय उम्मीदवार ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। देखिए, इससे पहले रास्ता बहुत आसान लग रहा था कि एक सीट कांग्रेस के पास और एक सीट भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगी, लेकिन जैसे ही निर्दलीय उम्मीदवार ने अपना पर्चा दाखिल किया, पूरा समीकरण बदल गया। अब इस समीकरण का किस पर क्या प्रभाव पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि राज्यसभा चुनाव पार्टी की ताकत, पार्टी के विधायकों का अनुशासन और विधायकों की तमाम सदस्यों की एकजुटता दिखाने का एक बड़ा मौका होता है। प्रत्याशी के उतरने से ये मुकाबला जो है रोचक हो चुका है। ऐसे में कई तरह के समीकरण साधे जा रहे हैं, अनुमान लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या होगा ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। मेरे साथ कांग्रेस के सीनियर विधायक हैं अशोक अरोड़ा जी, उनसे बात करते हैं। उनका लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, कई विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा चुनाव उन्होंने देखे हैं। जिस तरह के हालात अरोड़ा जी अब बन रहे हैं राजनीति में, ये जो समीकरण बन रहे हैं, पहले भी कभी इस तरह की स्थितियां देखने को मिली थी? राज्यसभा चुनाव संख्या का खेल है। सीधे तौर पे एक बीजेपी का जीतेगा, एक कांग्रेस का जीतेगा। परंतु क्योंकि बीजेपी का कोई मूल्यों पर आधारित राजनीति नहीं होती, इनका तो बाई हुक एंड क्रुक किसी तरह हो विरोधियों को खत्म करने का प्रयास किया जाता है। नहीं तो तीसरा उम्मीदवार उतारने की जरूरत ही नहीं थी। कहने को कहते हैं कि हमने निर्दलीय उम्मीदवार उतरा और वो आज के दिन भी बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट है। तो इस तरह की ये राजनीति इनको नहीं करनी चाहिए। सीधे तौर पे संख्या बल का खेल होता है और संख्या बल में कांग्रेस के पास 37 है और निश्चित रूप से एक उम्मीदवार कांग्रेस का जीतेगा। आपका राजनीतिक अनुभव बहुत लंबा है, कई चुनाव आपने देखे होंगे। हरियाणा में भी कई ऐसे चुनाव हुए हैं पूर्व में राज्यसभा के, जिनमें बड़ा उलटफेर हुआ था। क्या लगता है कि जो पार्टी अपनी गाइडलाइन तय करती है, विधायक उसमें बंधे नहीं रहते, तभी इस तरह का उलटफेर होता है? देखो, ये तो हर एमएलए की अपनी जमीर होती है। अतीत में जो उलटफेर हुए वो 1-2 वोट का होता था और अब की बार क्योंकि 37 वोट है, मुझे नहीं लगता कि कोई उलटफेर होगा। 37 के 37 एमएलए कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट देंगे। जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी उम्मीदवार कहीं आए हैं मैदान में, इनको समर्थन भी निर्दलीय विधायकों ने दिया है जो सरकार के साथ भी खड़े हैं। तो क्या लगता है कि ये जो कैंडिडेट उतारा गया है निर्दलीयों के नाम से, इसके पीछे बीजेपी खड़ी है? दोनों लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। ये दोनों उम्मीदवार बीजेपी के हैं। अब इनमें से कौन से को बीजेपी जिताती है, कौन से को हराती है, बीजेपी वालों का काम है। हमारा कैंडिडेट करमवीर है, वो जीतेगा। बीजेपी अपना कैंडिडेट तो संजय भाटिया को बता रही है, इनको तो निर्दलीय ही बता रहे हैं। जो आदमी पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट हो और जिसके प्रस्तावक बीजेपी के एमएलए हो, उसको आप कैसे निर्दलीय? ठीक है कि फार्म निर्दलीय भरा है, परंतु है तो बीजेपी का ही। एक और बात है कि
कांग्रेस की ये दिक्कत रही है कि पिछले 2 राज्यसभा चुनाव देखें तो जो प्रत्याशी भेजे जाते हैं उसमें हाईकमान और राज्य नेतृत्व के बीच जो है वो तालमेल नहीं बन पाता। इसी वजह से कहीं ना कहीं कारण रहता है कि क्रॉस वोटिंग हो जाती है, चुनाव हार जाते हैं। अब की बार भी जो प्रत्याशी भेजे गए हैं वो भी शायद हाईकमान से भेजे गए हैं। क्या जो यहाँ का नेतृत्व है उनको स्वीकार कर रहा है? पार्टी के राज्यसभा के उम्मीदवार चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की हाईकमान ही भेजता है, और हमारा जो उम्मीदवार हाईकमान ने मिला, हम उसका हाईकमान का धन्यवाद करते हैं कि एक आम कार्यकर्ता, एक गरीब दलित परिवार को उन्होंने टिकट दिया है और निश्चित रूप से हमारा कैंडिडेट जीतेगा। और जो लोग उसके विरोध में कैंडिडेट उतारने की बात करते हैं ये दलित विरोधी लोग हैं। एक और बात अरोड़ा जी, ये बीजेपी के अपना परसेप्शन बनाया है ऐसा कि बीजेपी बड़े चौंकाने वाले फैसले करती है, अचानक से किसी साधारण कार्यकर्ता को बड़ा पद दे दिया जाती है। क्या कांग्रेस उस पैटर्न पे चल रही है? क्योंकि करमवीर बोध का राजनीतिक में कुछ ज्यादा नाम नहीं है अभी तक हरियाणा की राजनीति में, और अचानक से उनको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे देना। न केवल करमवीर बोध को बल्कि पड़ोस में हिमाचल में आप देखिए एक पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एक आम कार्यकर्ता को राज्यसभा में भेजने का काम कर रही है। कांग्रेस ने हमेशा कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। ऐसे फैसले क्या इतिहास में रहे हैं कांग्रेस के? पहले भी रहे और आगे भी रहेंगे। तो बिल्कुल देखिए, ये सीनियर विधायक थे कांग्रेस के अशोक अरोड़ा, जिन्होंने कहा है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं राज्यसभा के वो स्पष्ट बहुमत से जीत हासिल करेंगे। 37 वोट उनके समर्थन में पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह से कांग्रेस ने अब की बार अपने जो छोटे स्तर के कार्यकर्ताओं को भी बड़ी जिम्मेवारी देने का फैसला किया है, वो आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा। अपने सहयोगी मनीष के साथ महेंद्र सिंह, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। तो राज्यसभा चुनाव का रण सज चुका है और 2 नहीं बल्कि 3 उम्मीदवार इस रण में अब आ चुके हैं।